11 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुंबई के लिए मेट्रो रेल परियोजना एक ड्रीम प्रोजेक्ट के मानिंद है। ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए क्योंकि बेस्ट की बसों की भीड़भाड़, लोकल ट्रेनों द्वारा आपाधापी भरा सफर और ऑटो टैक्सी की अपेक्षाकृत महंगी और थका देने वाली सवारियों के विपरीत मेट्रो एक सुखद एहसास दिलाने वाली सवारी बताई गई। 2008 से शुरू इस प्रोजेक्ट को कई चरणों में बांटा गया। पुनर्वसन सहित कई अड़चनों को झेलना भी पड़ा। काम रुका नहीं, लेकिन समय पर हुआ भी नहीं। ऐसे में जबकि फेज 1 और फेज 2 अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए, वहीं अब फेज 3 की भी कवायद शुरू हो गई है। यही है आज मुद्दे की बात में चर्चा का विषय। आखिर कब मिलेगी हमें मेट्रो? और मेट्रो पर इस विषय पर हम बात करेंगे। 3 फेज पर होना है। खासकर मेट्रो परियोजना को लेकर जिस तरह के मुंबई में गहमागहमी रही है और मुंबई वासी इसे लेकर जितने उत्साहित है, देर सवेर होती चली जा रही है। कब शुरू होगी और क्या क्या अड़चने आई, कितनी परेशानियों से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और तीसरे फेज की भी बात हो रही है जिसका कहीं कहीं विरोध भी हो रहा है और लोग उसे उम्मीद से भी देख रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए 3 लोग मौजूद हैं, 3 अतिथि हमारे साथ हैं। अनिल गलगली जी, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कमलेश राय जी हैं, पूर्व नगर सेवक हैं, कांग्रेस के नेता हैं और चूंकि इनके विभाग से भी मेट्रो रेल को गुजरना है, इसलिए हमारे साथ कमलेश राय जी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका। हमारे साथ सुनील मोने साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारी जानकारियां इस विषय पर रखते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बात हम शुरू करें इस पूरे विषय को लेकर, इससे पहले हम आपको बता लेते हैं तीनों फेज को लेकर एक छोटी सी ग्राफिक के माध्यम से हम आपको दिखा लेते हैं कि क्या है ये परियोजना, मेट्रो रेल परियोजना। उसके बाद हम अपने अतिथियों के पास आते हैं। मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत सन 2008 में हुई। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे हम कह रहे हैं वो मुंबई मेट्रो रेल परियोजना। मुंबई मेट्रो 12 किलोमीटर की कुल लागत शुरुआत में आके गई थी 2356 करोड़ रुपए। इसे देरी होने के बाद लागत बढ़कर 4321 करोड़ हो गई। लगभग 84% की बढ़ोतरी हो गई इसकी लागत में। हम अभी फेज 1 की बात कर रहे हैं। पुनर्वसन को लेकर कई तरह की अड़चनें भी आई। अब तक इस विषय पर 7 डेडलाइन दी जा चुकी हैं। मुंबई मेट्रो शहर की पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना है। पहला फेज वर्सोवा से घाटकोपर, वेस्टर्न और ईस्टर्न को जोड़ता हुआ। दूसरा फेज कोलाबा माहिम चारकोप और तीसरा फेज माहिम कुर्ला मानखुर्द। मुंबई मेट्रो फेज 3 की कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर, 33.5 किलोमीटर लंबा होगा। यह पूरी तरह से भूमिगत मेट्रो सेवा होगी। ये फेज 3 की हम बात कर रहे हैं। इसमें कुल 26 स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 23,136 करोड़ रुपए लगाई गई है और मेट्रो फेज 3 के लिए MMRDA को मिला है जापान इंटरनेशनल एजेंसी से लोन। जापान इंटरनेशनल एजेंसी 13,235 करोड़ रुपए का लोन देगी MMRDA को। जापान इंटरनेशनल एजेंसी से पहली किस्त में 4,553 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये कुछ सरसरी सी नजर थी, ग्राफिक के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की 3 फेजेस की। अनिल जी, हम शुरुआत आपसे ही करते हैं चूंकि ये इस विषय में कई सारी आप RTI डाल चुके हैं, MMRDA से, मुख्यमंत्री से आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं। इस विषय पर सुनील मोनी साहब भी हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। कमलेश जी चूंकि हमारे साथ एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में हैं और कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, ये भी हमें बता सकते हैं कि क्या उम्मीदें लोगों ने लगा रखी हैं। अनिल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताएं,
2008 से मुंबई वासियों को एक सपना दिखाया गया मेट्रो रेल परियोजना का। मेट्रो चलेगी और आप इसमें ईस्ट से वेस्ट को जुड़ जाएंगे और तेजी से सफर कर सकेंगे। ये एक मील का पत्थर साबित होगी। इस तरह के कई वायदे लुभाने दिए गए। कहाँ हैं हम आप? देखा जाए तो जब 2006 में प्रधानमंत्री जी ने इसकी जो आधारशिला रखी, उसके बाद काम शुरू होना चाहिए था। और दुर्भाग्य से स्टेट गवर्नमेंट और जो अनिल अंबानी की जो मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड है, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होने से 2008 में भी काम शुरू हो नहीं पाया और 2010 में इसकी पहली डेडलाइन दी गई थी। आप देखेंगे कि वर्सोवा से घाटकोपर ये सीधी लाइन है। सभी जगह एलिवेटेड होने से उन्हें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई जैसे अन्य जगह होती है। और यहाँ पर जो MMRDA ने महानगर पालिका और अन्य एजेंसियों से जो तालमेल नहीं रखा, आज तक इसके तालमेल की जो कमी है, यही मेट्रो की देरी के लिए कारण बताया जा रहा है। पिछले मार्च 2013 में स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री को मुंबई मेट्रो का जो ट्रायल के लिए आना पड़ा है। आज तक महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ है किसी मुख्यमंत्री ने किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बजाय उसे ट्रायल के लिए उन्हें आना पड़ा। और उसमें अगर ट्रायल के लिए आए तो इसे पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से लिया जाए? क्योंकि जब भी ऐसे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और जो पब्लिक प्राइवेट इसमें जो प्रोजेक्ट होते हैं उसकी एक सीमित डेडलाइन होती है, उसका एक समय निश्चित होता है। 2010 में प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए था। राज्य के 4 मुख्यमंत्री बदले, 5 महानगर आयुक्त बदले और दुर्भाग्य से मेट्रो शुरू हो नहीं पाई है। उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषित किया था कि सितंबर 2013 में वर्सोवा से लेकर एयरपोर्ट की पहला फेज शुरू होगा। मगर आज आप खुद ही देख रहे हैं उसी मुख्यमंत्री जी को अपना बयान बदलना पड़ा, क्योंकि MMRDA और मुंबई मेट्रो वन कंपनी ने मुख्यमंत्री से भी चीटिंग की है। आज मुंबईकर उस चीटिंग से प्रभावित है। मुंबईकर उस चीटिंग से राहत की साथ लेने के बजाय काफी उनको तकलीफ हो रही है। वही तकलीफ मुख्यमंत्री को भी उठानी पड़ी। यानी ये बार बार का टलना, मेट्रो रेल परियोजना का जो डेडलाइन देना उसे शुरू कर देना चाहिए था। ये सितंबर अंतिम डेडलाइन दी गई थी, लेकिन सितंबर में भी नहीं शुरू हो पाया। इसमें शायद सरकार की बड़ी अपने आप में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और अनिल जी जिस विषय पर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इसके ट्रायल के लिए भी आना पड़ा, तो ये अपने आप में अनोखी घटना कही जाएगी। सुनील मोने साहब, हम कमलेश जी के पास आए, इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस विषय को आप लोग किस नजर से देखते हैं? अगर जनता की परेशानियों को देखते हुए, जनता की उम्मीदों को देखते हुए आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? बताया, आप तो जानते ही है हमारे मत इस विषय में क्या है। देखो, डेवलपमेंट होनी चाहिए। मुंबई को शंघाई बनाना है, मुंबई को हांगकांग बनाना है, मुंबई को सिंगापुर बनाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन बनाते बनाते असल में क्या है, असलियत इम्प्लीमेंटेशन की क्या है और किस प्लानिंग के वजह से यह सब हुआ है। मेट्रो को हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेट्रो बनाने के लिए जितनी माइन्यूट प्लानिंग चाहिए वो प्लानिंग टोटली मिसिंग है। यानी हमने तो मेट्रो मार्च की, हम चले, स्वयं मेट्रो का पूरा मार्ग देखा और मार्ग देखने के बाद आज मेट्रो की हालत देखो। जो हमको अंदेशा था कि इसमें प्लानिंग कम है, इसमें खाली बड़ी बातें ज़्यादा है, और वही हुआ है। आज कम से कम 7 बार आपने बताया उसकी डेडलाइन चली गई। मैं तो अभी भी उम्मीद रखता हूं कि 2014 में भी चालू हो जाए, दिसंबर में तो बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री ट्रायल को आते हैं, फिर वो मुंबई मेट्रो वन को बोलते हैं कि भाई हम आपका कैंसिल करके हम टेक ओवर करेंगे। यहाँ तक नौबत आ गई तो लोगों को मेट्रो की हालत क्या है मालूम पड़ी है। अभी अब चक्कर ये है, हम आपके पास मोने साहब आते हैं। कमलेश जी, चूंकि आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, आपका इलाका हमने देखा हुआ है, आपके इलाके से होकर गुजरती है। दोनों तरफ आपके जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपकी पत्नी वहाँ से नगर सेविका है, आप उससे पहले आप थे, दोनों तरफ से बटा हुआ है और बीच से जा रही है। पहले तो आप बताएं कि जो प्रभावित लोग हैं वो उस विषय में क्या सोचते हैं? आम जनता, एक कांग्रेस के प्रतिनिधि के नहीं, एक आम जनता के रूप में अगर आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं? एक आम जनता के तौर पे असुविधाएं हुई कि 2008 से लेके लगातार वहाँ ट्रैफिक काफ़ी, उन लोगों ने जब शुरू किया काम तो दोनों तरफ बड़े बड़े डिवाइडर बना के रोड छोटा कर दिए थे, तो उस समय ट्रैफिक बहुत लोगों ने झेला। और हम लोगों के बच्चे स्कूल से, जो क्षेत्र के लोग थे, वो स्कूल से आने जाने में उनको काफ़ी असुविधाएं होती थी, क्योंकि भीड़ भाड़ इतना हो जाता था कि रोड क्रॉस करके चिम्मनपाड़ा, सहार के लोग मरोल में आने में 1-1 घंटे लगते थे। लेकिन
एक बड़े प्रोजेक्ट के करने में समय तो लगता है, ये तो मानना पड़ेगा। दूसरी बात, मुंबई की भौगोलिक परिस्थिति इतनी विकट है कि छोटी छोटी चीज में लोग कोर्ट में जाते हैं और स्टे ला के देते हैं। तो इस तरह का विलंब होने का एक कारण ये भी है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से लगातार मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि लगातार उन्होंने, माननीय विलासराव देशमुख साहब थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी थे और पृथ्वीराज चौहान जी हैं, लगातार ये चाह रहे हैं कि मुंबई शहर के आम जनता जो ये चाह रही कि मेट्रो चालू हो और इसके माध्यम से सामान्य लोग इस मेट्रो का आनंद लें और सुविधा लेके अपने घर आने जाने में थोड़ा जल्दी मिले उनको समय, उनका जो अंधेरी, यानी लोगों को ये उम्मीदें थी और इन उम्मीदों में जो भी अड़चने आ रही थी, वर्सोवा से जेपी रोड से लेकर अंधेरी वेस्ट तक और उसके बाद सर मथुरा दास बसंत रोड जिसे अंधेरी कुर्ला रोड कहा जाता है वो घाटकोपर तक जिस तरह से गया और लोगों को जिस तरह से भी अड़चने आई हो, हटाना पड़ा हो, घरों को हटना पड़ा हो, दुकानों को हटना पड़ा हो, हम कुछ ऐसे प्रभावित लोगों से भी आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों से हम उन्हें रूबरू कराएंगे, टेलीफोन लाइन के माध्यम से भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। लेकिन लोगों में ये उम्मीदें थी, विकास से किसी का विरोध नहीं था, लोग चाहते थे कि एक बेहतर परियोजना अगर इस शहर में आती है तो लोग स्वेच्छा से भी अपनी दुकानों को छोटी करने में, अपने मकानों को कम करने के लिए भी तैयार हुए। अड़चन अनिल जी कहाँ थी जब सब कुछ ठीक से चल रहा था, सब कुछ ठीक से चल रहा हो? अब जब बनकर तैयार होने के कगार पर है, ट्रायल भी हो चुका है, कीमत अगर 84% बढ़ चुकी है, तो जिस परियोजना को लेकर इतने ख्वाब दिखाए गए थे, क्या अब उसी स्तर पर रह पाएगी, उतनी ही सस्ती और उतनी ही बेहतर? निश्चित तौर पर इसकी जो दाम बढ़ चुके हैं और अभी हाल ही में जो मुंबई मेट्रो वन कंपनी ने राज्य सरकार से मांग की है कि उन्हें भाड़ा बढ़ाने की अनुमति दी जाए, उस पर ही बहस चल रही है। और मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आम मुंबईकरों के लिए भाड़ा बढ़ाने के लिए विरोध किया है। बेसिकली रिलायंस नाम की जो कंपनी है उसने आज तक कभी कोई ब्रिज भी नहीं बनाया है और इतना बड़ा ब्रिज, वो भी इतनी बड़ी मेट्रो का काम इस कंपनी को देने से वहीं से जो एक निगेटिव अप्रोच शुरू हुआ है गवर्नमेंट का वो दिखाई देता है। क्योंकि रिलायंस कंपनी के पास कोई भी स्किल्ड और जो अच्छे विशेषज्ञ मजदूर नहीं होने से, अच्छे इंजीनियर नहीं होने से आज 5 साल होने के बाद भी मेट्रो पटरी पर नहीं दौड़ रही है। निश्चित तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक प्रोजेक्ट दिया गया है, मगर जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो कंपनी स्वयं वो काम नहीं कर रही है, वो भी दिहाड़ी मजदूर की तरह अन्य कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देकर वो काम करवा रही है। यही गवर्नमेंट की चूक हुई है और आज भी MMRDA का कंट्रोल इस रिलायंस कंपनी पर, मेट्रो कंपनी पर नहीं होने से आज 7 डेडलाइन बदल चुकी है। पिछले 5 वर्षों में 8 दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 16 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं और कितने मुंबईकर, लाखों मुंबईकर रोजाना इस मेट्रो के काम से प्रभावित हो रहे हैं। मेट्रो के काम से प्रभावित भी हो रहे हैं, मेट्रो के काम से। लेकिन बार बार अनिल जी जिस विषय पर हम आ रहे हैं कि वो लोगों को सुविधा चाहिए, सुविधाओं के लिए पाने के लिए किसी तरह की तकलीफ भी उठाने के लिए मुंबई वासी तैयार, अपनी दुकानों को, अपने मकानों को छोटा करने में, कम करने में वो उन्होंने तैयारी दिखाई। कई जगह, खासकर जिन इलाकों का हमने दौरा किया, हमने साकिनाका से लेकर अंधेरी मरोल के पट्टों पर देखा, विशेषकर कमलेश राज्य के विभाग में भी हमने देखा कि बड़ी बड़ी दुकानें और मकान काफ़ी छोटे होते चले गए, लेकिन लोगों ने सहयोग भी किया, कोर्ट कचहरी भी गए। पर बात वहीं पर आकर रुकती है, शुरुआत ही अगर इसकी शंका भरी हो तो आने वाले दिनों को लेकर लोगों में किस तरह का संदेश जाएगा? क्योंकि आज भी जो मेट्रो का काम है, हमने कई बार गवर्नमेंट से मांग की कि इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, क्योंकि आज भी रिलायंस कंपनी का जो काम है और उसका जो एक समाज में एक मैसेज जाता है वो कोई ठीक ठाक नहीं है। रिलायंस कंपनी यानी चोर कंपनी, चाहे बिजली कंपनी हो चाहे मेट्रो कंपनी हो। अनिल जी, चूंकि हमारे साथ रिलायंस का कोई प्रतिनिधि नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि रिलायंस के प्रतिनिधि भी इस विषय पर बात करें और वो भी अपना पक्ष रखें। हमारी कोशिश जारी रहेगी कि रिलायंस का भी कोई प्रतिनिधि जरूर इस विषय में जो रिलायंस कंपनी का जो काम है, जो उन्होंने वर्सोवा से लेकर घाटकोपर का जो काम शुरू किया है, अगर आप अभी अपनी टीम के साथ चलेंगे तो आपको निश्चित तौर पर दिखाई देगा कि रिलायंस कंपनी का जो अप्रोच है, अप्रोच ही गलत है। अगर कोई 40 में एक घर भी बनता है तो वहाँ 10 मजदूर काम करते हैं। आज घाटकोपर से लेकर वर्सोवा तक जितने भी स्टेशन है, वहाँ पर जाके आप मजदूरों की संख्या गिनेंगे तो वहाँ पर मजदूरों की कमी है, अधिकारियों की कमी है। एक सवाल आपने उठाया था, मैं मोनी साहब से जानना चाहूंगा। एक
मुने साहब, अनिल जी ने एक बहुत अलग सी बात कही जी। कि जिस कंपनी ने एक ब्रिज तक ना बनाया हो उसे अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो वो किस तरह से उम्मीदों पर खरी उतरेगी सरकार की परियोजना की? नहीं, ये देखो बात ऐसी है कि रिलायंस को अनुभव क्या है इसके बारे में, ये तो बात है ही। उन्होंने सही कहा, उन्होंने पार्टनरशिप की है फॉरेन कंसर्न से और दोनों ने मिलकर जेवी बना के अपना स्पेशल पर्पस व्हीकल मुंबई मेट्रो 1 MMRDA के साथ बना के तैयार किया। अब ठीक है, रिलायंस की पैसे की क्षमता है और रिलायंस के एक बड़ा ग्रुप है इस देश में, सारा कुछ मुट्ठी में कर लेना चाहता है, तो उसने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब लेने के बाद जो उसकी हालत है उसको आप देखेंगे तो ये जो गलगली जी कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा सच तो है। अगर L&T जैसे कंपनी मोनो रेल के लिए भी पार्टनरशिप करने के बाद अपना टाइम टारगेट पूरा नहीं कर सकती है तो रिलायंस क्या करेगी? और रिलायंस का जो अप्रोच है शुरू से इसके बारे में, ये थोड़ा निगेटिव अप्रोच था उनका। बिल्कुल उन्होंने प्रोजेक्ट को बिना स्टडी करके उसमें छलांग मार दी है। अब मुंबई मेट्रो 2 में भी छलांग मारी है। अब मुंबई मेट्रो 2 कगार पे है कि कैंसिल हो जाए। तो ये बात जो रिलायंस की बात है, उस बात में फिर थोड़ी सी अड़चन। एक तरफ तो आप कंपनी चुनने में ही कहीं ना कहीं कोताही होती है आपसे। नहीं, ऐसी बात नहीं जी। देखो, कंपनी चुनने की कोताही नहीं है। सरकार की तरफ से कहीं ना कुछ तो हुई बात। नहीं, मैं बोल रहा हूँ MMRDA ने ये जो दिल्ली का मॉडल था, जो इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी DMRC ने बनाया है, दिल्ली मेट्रो रेल ने बनाया है। हालांकि दिल्ली की भौगोलिक परिस्थिति और मुंबई की भौगोलिक परिस्थिति, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो कमलेश जी ने कहा सही है, मुंबई की एवरेज रोड लेंथ जो है वो 60 to 90 फीट है, ऑपरेशनल रोड लेंथ तो 30 फीट है जी। और वहां दिल्ली में कम से कम 200-300 फुट की या 270 फुट की रोड लेंथ है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। ये बात को ध्यान में रखते हुए ही इसका सिलेक्शन और प्लानिंग होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली इतनी घाई अभी भी जो लोग कर रहे हैं, मुंबई मेट्रो 3 के लिए भी कर रहे हैं, उतनी घाई करने की जरूरत नहीं है। आप इस पे थोड़ा गौर करो। पहले 2 परियोजनाएं ठीक से हो जाती, तीसरे के लिए तैयारियां भी हो गई, जापान इंटरनेशनल कंपनी से सब कुछ बातें भी हो गई। हमारा सवाल ही यही था कि अभी 2 चीजें हो नहीं पाई हैं, अड़चने आती जा रही हैं, तीसरी परियोजना की तरफ जाया जा रहा है। सचमुच में ये सुविधा उपलब्ध कराने की बात है, ख्वाब दिखाने की बात है, या फिर सचमुच मुंबई वासियों को कुछ बेहतर देने की कोशिश है? एक बात कमलेश जी ने कही कि सुविधाओं को लेकर देर होने की, भौगोलिक स्थितियों को लेकर कही है। क्या जनता आपको, कमलेश जी, वहां के लोकल लोगों का, जहां जहां आपके विभाग पढ़ते थे या आपके माध्यम से जितने प्रतिनिधियों की बात हम कर रहे हैं, अंधेरी से वर्सोवा से लेकर घाटकोपर तक, वहां के स्थानीय रहवासियों का, दुकानदारों का, मकानों का क्या अप्रोच था उस विषय में? सबका यही है कि ये जल्दी बन जाए और हम लोगों को अब तो वो हट गया है। अब धीरे धीरे वहाँ जितने जो वो लोग लगाते थे पतरे का दोनों तरफ रोड पे, वो सारी चीज़ें हटा ली गई हैं। अब रोड थोड़ा चौड़ा हो गया है, पर रोड की मरम्मत की ज़रूरत है। लेकिन ये बनने से लोग खुश हैं। अब लोगों को लग रहा है कि कम से कम ये वर्सोवा से घाटकोपर तक चलेगी, तो हम लोग अपने घर से निकलेंगे ऑटो से या टैक्सी से या बस से, और मेट्रो के यहाँ जाके स्टेशन पे जाएंगे तो अंधेरी फटाक से पहुंच जाएंगे। जी, हमारे साथ एडवोकेट विजय सिंह अब जुड़ गए हैं टेलीफोन लाइन पर। वो हम लोग संस्था चलाते हैं, साथ ही मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। एडवोकेट विजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सलमान जी। विजय सिंह जी साहब, आपने कुछ मुंबई वासियों के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू करवाए थे। आपने रेलवे अंधेरी स्टेशन पर शुरू करवाना है, उस विषय में मेट्रो रेल को तेजी लाई जाए, इस विषय में कई आंदोलन चला, MUTP वगैरह के इश्यूज पर आपने काफी काम किया है। ये बताएं कि मेट्रो रेल परियोजना की तीसरे चरण के बाद चल रही है। पहली 2 परियोजनाएं अभी पूरी तरह से अमल में नहीं आई हैं। पहली पर अभी ट्रायल चल रहा है, दूसरे का नामो निशान नहीं है, तीसरे के लिए तैयारियां शुरू हैं। आप बताएं कि क्या मुंबई वासियों को इस रूप में एक NGO के माध्यम से, जब आप, अगर आज आपको कोई डेलीगेशन लेकर जाना हो मुख्यमंत्री के पास, तो किस तरह से ले जाएंगे? मैं निश्चित तौर पे इस चीज को स्वीकार करता हूं कि मेट्रो की पहली परियोजना में जो समय लगना चाहिए उससे कहीं बहुत अधिक समय लगा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये पहली परियोजना शुरू नहीं हो जाती तब तक इसके आगे की किसी कागजी खाका बनाने में कोई हर्ज नहीं।
लेकिन अमली जामा पहनाने के लिए पहली जो परियोजना है उसका मूर्त रूप लेना, उसका जो मुंबई वासी हैं उसको किस तरह से उसका प्रतिशत मिलता है, इन सब चीजों को भी समझने की बहुत जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यानी मुंबई वासी जो है, आपका भी ये मानना है कि पहली जो ट्रायल हो रहा था उसे शुरुआत हो जाती, दूसरा भी शुरू हो जाता, तब जी। तीसरे की तरफ बढ़ते तो बात थी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल। तो ये जैसे आपने ट्रेनें रुकवा ली अंधेरी में, और ये कुछ एमयूटीपी वाले प्रोजेक्ट्स पर काम कर लिया, अपने प्रतिनिधियों के साथ में आपने बहुत सारी बातें अधिकारियों से मनवा ली, आपने मंत्रियों से मनवा ली, जी जी इस विषय में भी कोई पहल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बस इसमें सिर्फ इतना ही है। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जो है इस समय महाराष्ट्र के, वो खुद ही इस बारे में काफी, अब जिसको कहते हैं कि उनकी जो कोशिश है, चूंकि वो खुद सरकार है, लेकिन उनकी जो कोशिश है उससे मुझे लगता है कि हम लोगों को उसमें कोई बहुत गुंजाइश उन्होंने नहीं रखी है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री खुद ही इस बारे में बहुत ही सचेत हैं कि जल्द से जल्द ये जो तोहफा है मुंबई वासियों को मिले, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। हालांकि इसको मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं कि मेट्रो का जो काम है वो काफी उसमें विलंब हुआ है, ढेर सारी जो डेडलाइंस हैं बार बार उसको बदलनी पड़ी हैं। इसको मैं स्वीकार करते हुए भी इस बात को भी मैं कहना चाहूंगा बहुत साफगोई से कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद मुंबई वासियों की आवाज को बहुत पुरजोर ढंग से कंपनी पे दबाव बना के और एक सरकार की इस विषय पर एक अनिल जी का भी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया थी कि उन्होंने किराए के मामले में जब बात आई थी कि शायद किराया बढ़ाया जाएगा तो उन्होंने इनकार किया था। उम्मीदें टिकी हुई है सरकार पर, उम्मीदें टिकी हुई है मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री किस तरह का, क्योंकि मुख्यमंत्री के दौर से ये शुरू हुआ था, उम्मीद करते हैं कि इन्हीं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शुरू हो जाए तो बेहतर होगा। जैसे कि मोने साहब कह रहे हैं कि 2014 के दिसंबर तक भी शुरू हो जाए तो बहुत है, तो उम्मीद तो ये की जाती है कि और भी पहले शुरू हो जाए। विजय सिंह साहब, आप आए, अपनी चर्चा में हिस्सा लिया और कुछ बातें रखी, हम जरूर फिर आपसे इस विषय पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बीच बीच में कुछ लोगों से हम इसलिए बातें करते चल रहे हैं कि उनकी भी प्रतिक्रिया हमें मिलती रहे, हमें समझ में आए आम आदमी क्या सोचता है। आम कार्यकर्ताओं के बीच जब कमलेश राय जैसे लोग बैठते होंगे तो उनके दर्द भी समझ में आते हैं। हम उस पर भी आएंगे जब कमलेश राय जी के वर्तमान वार्ड में भी फिर मेट्रो को लेकर कुछ जिस तरह की गहमी चली है उस पर भी वो प्रकाश डालेंगे। अनिल जी, ये विषय जितने वर्षों से खिंचता चला आया, मेट्रो को लेकर सुविधा के नाम पर दिया गया, ये मात्र सुविधा थी या किसी कंपनी विशेष को या इस तरह की कंपनियों को एक प्राइवेट पब्लिक रिलेशनशिप को मजबूत करने की दिशा में किया गया प्रयास था? निश्चित तौर पर, क्योंकि जब भी ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो प्रोजेक्ट चलते हैं तो सरकार ऐसा क्यों करती है? क्योंकि सरकार के पास निश्चित तौर पर उसे करने के लिए मैन पावर नहीं होता है, तो उसके लिए ऐसे कंपनियों पर वो डिपेंड होती है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स निश्चित तौर पर समय में पूरा करना भी जरूरी होता है। मगर जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है और जो उसकी जो मेन बॉडी जो MMRD इस पर जो काम कर रही है वो निश्चित तौर पर फेल हो चुकी है। क्योंकि अब दिल्ली में भी आप देखेंगे कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने रिलायंस को जो मेट्रो चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसमें भी रिलायंस फेल होने के बाद उन्होंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया और स्वयं वहाँ दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन खुद रेलवे चला रही है। क्योंकि रिलायंस ने जैसे यहाँ बदमाशी की है, यहाँ जो रेल का किराया बढ़ाने की मांग की है, वहाँ वो किराया बढ़ा चुकी थी और उससे यात्रियों पर असर हो रहा था। तो वहाँ की सरकार ने उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया और स्वयं दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन काम कर रही है। तो महाराष्ट्र में और मुंबई में ऐसे प्रोजेक्ट के चलते रिलायंस जैसे कंपनी को बढ़ावा देने का काम पहले भी किया जा चुका है और आगे भी करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो परियोजना है वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आती है। मुंबई वासियों को सुविधा देना ये सरकार का कर्तव्य होता है, सरकार की प्राथमिकता होती है। सरकार, कोई भी सरकार हो, ये चाहती है कि आम जनता को सुविधा मिले, सुख सुविधा रहे, वो परेशान ना हो। इस दिशा में काम करना सरकारों के लिए ज़रूरी भी होता है, लेकिन नतीजा अगर उस तरह का ना आए जैसा आपने बताया था तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। मोने साहब, जिस तरह से काम हुआ जी, आप उससे कितने इस मामले को लेकर आपको लगता है कि ये पहला प्रोजेक्ट सरकार की कमियों को उजागर करता है? क्या MMRD, जिस तरह से दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने अपने हाथ में ले लिया, MMRD ऐसे करता,
सरकार की एजेंसी खुद इसमें डूबकर और मेहनत से काम करती तो क्या इससे बेहतर कर सकती थी? नहीं, अब आ गए ना। मुंबई मेट्रो 3 जो है ये मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन करेगी। सरकार ने तो अपना सबक सीख लिया। मेट्रो को रिलायंस के साथ लगा के जितनी उसकी नुकसानी करनी थी वो तो गवर्नमेंट ने कर ली। और आपको ताज्जुब होगा अगर अपने दर्शकों को हम बताएं कि सिंपल भाषा में 1 किलोमीटर की मेट्रो की कॉस्ट आज के दिन 425 करोड़ रुपया पर किलोमीटर कॉस्ट हो गई है। अब अपने को सोचना है कि इतनी बड़ी लागत का प्रोजेक्ट इतना डिले होने के बाद, कॉस्ट बढ़ने के बाद अगर अपने को करना है, चलाना है, कर्जे का बोझा उठाना है, किसी को तो उसका नुकसान है, आम जनता को ही नुकसान है। तो गवर्नमेंट बेहतर है, मैं तो अभी भी कहूँगा कि गवर्नमेंट के लिए ये बेहतर है कि ऐसे वाले जोखिम के काम सरकार स्वयं उठाए जिसमें लोगों का विश्वास हो, प्राइवेट लोगों के साथ न जाए, प्राइवेट प्लानिंग अथॉरिटीज़ को लैंड का राइट्स नहीं दिया जाए। मेट्रो का काम ही बनता है लैंड के राइट्स लेना, और आजू बाजू वाले के कम से कम 50-100 किलोमीटर के हिस्से में आप अगर बड़ा अपना लैंड राइट ले रहे हो तो गवर्नमेंट के लोग मतलब ये समझना चाहिए। अब वो समझ गया, मैं समझता हूँ कि मुंबई मेट्रो 3 में उन्होंने जो किया है वो जायज़ है कि उन्होंने मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन खुद बनाई। और आपको अचरज होगा ये सुन के कि मेट्रो रेल भी कोई नए एक्ट के कानून से हिसाब से नहीं बन रही है, वो ट्रामवेज एक्ट 1885 के अंदर बन रही है। सलमान भाई, ये आपको सोचना पड़ेगा कि ट्रामवेज एक्ट है 1885 का जी, तो उसका लीगल स्ट्रक्चर भी इतना वीक है जी। तो आप समझ लो कि गवर्नमेंट की जो इम्प्लीमेंट की प्लानिंग की कोशिश थी, तो ये इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं मौली साहब? जब नहीं, आप देखो एक ही है नतीजा कि भाई किसी प्राइवेट कंपनी को फेवर भी करना है, मुंबई के जनता को सपने भी दिखाने हैं हांगकांग शंघाई के, और जल्दी से जल्दी प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी मुंबई में आके घाटकोपर में इनॉग्रेट कर देता है षणमुखानंद हॉल में कि भाई हमारी मेट्रो चालू हो रही है, फिर 8-8, 9-9 बरस उसमें कुछ होना नहीं है। देखो सरकार को यह समझना चाहिए ये किस तरह का सपना हुआ? अगर आपने सपने दिखाए, सपने की दिशा में कुछ प्रयास हो रहे हो, बेहतर कोशिश हो रही हो, आप बेहतर चीजें देने की कोशिशें कर रहे दिखाई देते हो, तो शायद ये तो सरकार के लिए खुद आ बैल मुझे मार जैसी स्थिति हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया वो सही है। सरकार ने अब भी कदम, जो अभी भी मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी तो मैं हैरान रह गया, जिस दिन जापान इंटरनेशनल एड एजेंसी का लोन सैंक्शन हुआ उस दिन उन्होंने बिड्स भी निकाल दिए, और बिड्स इस बात के कि हमको नीचे जाना है टनल डाल के, तो 32.5 किलोमीटर में हमने टनल डालना चालू करेंगे, इस बात के बिड्स निकल गए। जी, इससे पहले भूमिगत मार्गों को लेकर बहुत सारे आंदोलन हुए। अनिल जी, आपको याद होगा, इससे पहले अंधेरी कुर्ला रोड को लेकर और फिर अंधेरी वेस्ट के जेपी रोड के कई दुकानदारों ने, कई मकानों के लोगों ने, कई सोसाइटीज के लोग सड़कों पर उतरे थे। वो चाहते थे कि इसे भूमिगत किया जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि भूमिगत करने से बहुत सारी अड़चनें नहीं आएंगी, जो सुविधाएं दी जा सकती हैं वो भूमिगत तरीके से दी जा सकती हैं। ऊपर जो मकानात बने हैं, जो सोसाइटियां हैं, जो दुकानें हैं, जिस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन्हें बिना किसी के नुकसान के भी किया जा सकता है। उस दिशा में काम नहीं हुआ, तब तो जिद पर सरकार अड़ी रही, लेकिन अब भूमिगत करने की कोशिश कर रही है। सरकार की ये नीति कैसी है? क्योंकि भूमिगत काम होने से उसके दो लाभ होते हैं कि जो पुनर्वास का जो एक मामला होता है और जो ट्रैफिक का जो इश्यू होता है वो फिनिश होता है। मगर सरकार ने ये एलिवेटेड का जो मार्ग चुना वो निश्चित तौर पर गलत था, क्योंकि आज आप देखेंगे कि ईस्टर्न फ्रीवे जो बना है उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और सबसे सक्सेसफुल मार्ग करके ईस्टर्न फ्री वे आने वाले दिनों में पहचाना जाएगा। उसके पहला सरकार ने जे उद्योग का फ्लाईओवर बनाया, आज लाखों लोग उसका लाभ ले रहे हैं, वहाँ कोई टोल नहीं है और ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छे से निकलती है। तो सरकार को एलिवेटेड मेट्रो के बजाय अगर वो एलिवेटेड रोड बनाते हैं, जैसा अभी सहार का एलिवेटेड रोड बन रहा है, ईस्टर्न फ्री बना है, अगर ऐसे एलिवेटेड रोड पर अगर सरकार काम करती है तो निश्चित तौर पर जो सिर्फ मेट्रो नहीं, जो शहर के अंदर आने वाली और शहर से बाहर जाने वाली ट्रैफिक को भी इसका लाभ मिलेगा। मगर सरकार ने ये जो मार्ग चुनकर कहीं ना कहीं तो काफ़ी बड़ी गलती की है, क्योंकि यह दुकानदार हो, चाहे मकानधारक हो, चाहे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स वाले लोग हो, क्योंकि जब भी आप भूमिगत मार्ग करते हैं तो उससे किसको भी तकलीफ नहीं होती और काफ़ी बढ़िया तरीके से काम होता है। तो आज भी सरकार को सोचना चाहिए कि उन्होंने जो प्रथम मार्ग का जो चयन किया वो आखिर क्यों किया।
उसकी जो उन्होंने खामियां भुगती है, निश्चित तौर पर आने वाले जो 9 ऐसे मेट्रो बनने वाले हैं, ये अभी अपना पहला फेज का काम शुरू है, तो वहाँ पर सरकार सबक सीखे और वहाँ पर जो अंडरग्राउंड के लिए ज़्यादा काम करे। जी, अंडरग्राउंड की तरफ ज़्यादा काम करना चाहिए। कमलेश जी, जब आपके विभाग के लोगों को अभी भी एक डर सता रहा है कि और भी बड़ा किया जा सकता है, और भी चौड़ा किया जा सकता है, आप जैसे विभाग में कई जो पूरा वर्सोवा से लेकर घाटकोपर तक के विभाग में ये कहीं ना कहीं हलचल है, कहीं से कुछ दूसरी तरह तरह की अफवाहें आती हैं, तरह तरह के लुभावने वादे होते हैं, तरह तरह से लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जनप्रतिनिधियों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है लोगों को समझाना, उन्हें एक बेहतर काम के लिए, चूंकि आप कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं, सरकार जुड़े हुए हैं, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, समझ लीजिए, अगर संगठन के हिसाब से लिया जाए, आप वहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं, तो जनता के उन्हें समझाना कितना मुश्किल होता होगा और परेशानियां भी कितनी आती होंगी? नहीं, परेशानी तो है। अभी थर्ड जो मेट्रो निकल रहा है, इसका सर्वे आपको पता होगा, हमारे वार्ड से ही जो आर्य कॉलोनी में जाते हैं उसके राइट साइड में भी रेलवे बोर्ड लगाया गया है जी। वहाँ पे वहीं से टनल बना रहे हैं और वहाँ से अंदर अंदर आके चिम्मनपाड़े में एक नया स्टेशन आ रहा है, और उसके बाद एयरपोर्ट के यहाँ दूसरा स्टेशन दे रहे हैं, फिर एयरपोर्ट से निकाल के सांता क्रूज के यहाँ तीसरा दे रहे हैं। इस तरह माहिम होके एक नया जो अभी बताया गया मुझे कि उसका उद्घाटन भी, अभी भूमि पूजन भी 1 महीने के बाद, बरसात के बाद रखने वाले हैं जी। तो उससे एक फायदा होगा कि जहाँ स्टेशन है वहीं के लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा, और अंदर टनल बना के अगर लेते हैं तो जो ये असुविधाएं होती हैं, जैसे केबल्स हैं, उसके अंदर दूसरे अलग अलग एम्यूनिटीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को नीचे से अलग से अगर डालेंगे तो पाइपलाइन की वजह से, अलग अलग चीज़ों की वजह से काम स्लो होता था, वो नहीं होगा। खाली एक प्रॉब्लम आएगी कि महाराष्ट्र की ज़मीन पथरीली है, तो उसके लिए वो मशीनरी अगर ला के अगर ठीक से काम करें तो ज़्यादा जल्दी काम हो सकता है और कम लोगों को विस्थापित करके काम हो सकता है, और उसमें लागत जो खोदने में एक ही बार लगेगा, बाद में उससे कोई लोगों को, आम सामान्य मुंबईकर को उसका कोई इफेक्ट नहीं, सामान्य मुंबईकर को कोई इफेक्ट ना हो, ऐसी परियोजना पर काम करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। किस तरह से सरकार काम करती है, सरकारों को काम करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग अधिकारी होते हैं, बाबुओं के हाथ में बहुत कुछ डिपेंड करता है किस तरह से सरकारें काम करें और कराएं, और फिर सुख सुविधाओं का भी लोगों का ख्याल रखना होता है, उन्हें अड़चने ना आए इसका भी ख्याल रखना होता है। सरकार के प्रति किसी तरह की दुर्भावना हमारी नहीं है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में जब खड़ी होती है तो लगता है कि जनता की आवाज़ कहीं ना कहीं दब रही है। ऐसी परिस्थितियों से निकालने का काम कुछ जनप्रतिनिधि भी करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरते हैं। यही हमारे लोकतंत्र की पहचान है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं और फिर इसी विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। मेट्रो रेल परियोजना में हमने अब तक क्या खोया है, क्या पाया है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हूँ सैयद जैदी, और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की। न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास, सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। दिलखुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता.
फक्त लेमन न्यूजवर. मैं हूं सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं. बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की. न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास, सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास. हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात. देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर. दिलखुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा. संभाल के पोछा मारा अभी. आइए. ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम. देखिए कितना बड़ा है. आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे. हो गया, मजे ले लिए. आइए. और ये है बेडरूम. इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं. तारे. आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था. पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर. हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है. तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं. अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में. मैं हूं सलमान और मेरे साथ बने हुए हैं अनिल गलगली जी हैं हमारे साथ कमलेश राय साहब हैं और हमारे साथ हैं सुनील मोनी जी. ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं. दूसरे कमलेश राय साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पूर्व नगर सेवक हैं, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ कई सामाजिक गतिविधियों में रहे. उनकी पत्नी फिलहाल नगर सेविका हैं और उनके विभाग से होकर ही मेट्रो को गुजरना है. बेहतर तरीके से स्थानीय लोगों की बातों को वो रख सकते हैं. अनिल जी, हम चर्चा को जब बीच में जब छोड़ कर गए थे तो हम ये ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर इस विषय को पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, कैसे हुआ, शुरुआत कब हुई, क्या सोच कर ले आए थे, कैसे बातें आगे बढ़ी, कैसे इसमें करप्शन आया होगा, देर होती चली गई, अव्यवहारिक तरीके से इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया. जब आज हम देखते हैं 2008 से लेकर आज तक के इतने साल के सफ़र को देखते हैं, तब भी हम पाते हैं कि आज भी हमारे पास में वो मेट्रो रेल नहीं है. हमने ट्रायल मारा हुआ है. अक्सर हम सुनते हैं कि ट्रायल अभी भी लिया जा रहा है, बीच बीच में ट्रेन चलती है, लेकिन पूरी तरह से इसका मतलब सरकार अभी भी संतुष्ट नहीं है. तब क्या करना चाहिए? दुनिया भर की आप आरटीआई के माध्यम से जानकारियाँ लेते रहते हैं. ये क्या इस तरह की कोई जानकारी आपको उपलब्ध नहीं हो पाती कि ये कब शुरू करेंगे, सचमुच में कोई डेट? जो आज जो 7 डेडलाइन की आपने जो बात बताई थी, वो सभी डेडलाइन मेरे आरटीआई के जरिए ही प्राप्त हुई थी. और अभी हाल ही में जब हमने मेट्रो कंपनी से और एमएमआरडी से संपर्क किया तो उन्होंने वापस दिसंबर 2013 की नई डेडलाइन दी है. मेरा मानना है कि राज्य के मुख्यमंत्री जो एमएमआरडी के चीफ हैं, उन्हें ताबड़तोड़ आपातकाल एक बैठक बुलाकर आखिर मेट्रो कब शुरू होगी, क्योंकि ये किसी आरटीआई से किसी के कहने से तो शुरू नहीं होगी. नहीं, ये काम ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी मिलेगी. हाँ, क्योंकि काम आप लोगों को बता पाएंगे कि देखिए ये चीजें आ रही हैं. क्योंकि काम करने वाली मुंबई मेट्रो वन कंपनी है, उस पर कंट्रोल करने वाली एमएमआरडी है और एमएमआरडी के चीफ राज्य के मुख्यमंत्री है. तो ये जो मेट्रो कब शुरू होगी, क्योंकि आज भी जैसा आपको मैंने पहले ही बताया था कि मार्च 2013 में राज्य के मुख्यमंत्री को भी इन्होंने झूठ बताया, उन्हें मिसगाइड किया और मुख्यमंत्री को भी गलत डेडलाइन देने का काम इस एमएमआरडी और इस मुंबई मेट्रो वन कंपनी ने किया है. हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि जिन अधिकारियों ने, जिस मुंबई मेट्रो वन के अधिकारियों ने आपको गलत जानकारी दी है, उन पर कार्रवाई करें. तो आज भी समय नहीं गया है राज्य के मुख्यमंत्री को इस पर पॉजिटिव होकर, गंभीर होकर इनकी बैठक बुलाकर दिसंबर 2013 तक किस तरह से काम पूरा हो और पूरी की पूरी मेट्रो
हमें वर्सोवा से लेकर एयरपोर्ट तक नहीं, हमें वर्सोवा से लेकर घाटकोपर तक जब तक पूरी सेवा शुरू नहीं होती है तब तक शुरू न करना चाहिए, और पूरी सेवा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री को इन पर दबाव बनाना चाहिए। जी मोने साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? नहीं, आपने पहले जो पूछा था सवाल, मैं पहले उसका क्लैरिफिकेशन देखो। ये जो बातें कहाँ अटकी, शुरू से प्लानिंग गलत कैसे गया, देखो इसमें पहले विवाद था रेलवे के साथ, मेट्रो का। जी, रेलवे उसको अंकित कराना चाहती थी मेट्रो रेलवे को, लेकिन इन्होंने करने को दिया नहीं। मैं इस बीच एक अपडेट देते चले मोनी साहब जी। हमने पीआरओ एमएमआरडी के पीआरओ दिलीप कावटकर साहब से बात करने की कोशिश की, उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया। ये अधिकारियों का अगर रवैया है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार लाख कोशिश कर ले, ये यूपीए की हो, एनडीए की हो, किसी की भी हो, अधिकारियों के रवैये अगर इस तरह के होते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं। अब इनके नंबर डिस्प्ले कीजिए और उसकी जानकारी दर्शकों को देने का कृपा कीजिए। सलमान भाई, आपने बताया नहीं, आपने अभी कांटेक्ट किया होगा, तो उसका जो गवर्नमेंट का टाइम रहता है ऑफिस का, वो खत्म हो गया होगा। ये आप छोड़िए, इस बात को छोड़िए, इस बात को रखने का, जनता के समक्ष रखने का हमारा मकसद यही था। बराबर है, बराबर। हमने कोशिश की। नहीं, आपकी मैंने भी मजाक में कहा कि अब टाइम खत्म हो गया। कोशिश यही थी कि एक अधिकारी अगर अपनी बात रखता है, अपनी अड़चने भी लगाता है। मुंबई शहर की जनता इतनी मूर्ख, इतनी बेवकूफ, इतनी नहीं है कि इनकी बातों को समझेगी नहीं। उसके बावजूद वो मूर्ख बनने को तैयार होती है कि चलिए कुछ बेहतर हो रहा है, आप हमें मूर्ख बना लीजिए, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को कम से कम कुछ बेहतर देकर जाइए। ये रवैया मुंबई वासियों का होता है। बड़ी बड़ी अड़चनें झेल जाता है मुंबई वासी, लेकिन इस तरह के अधिकारियों पर क्या अंकुश लगाएगी सरकार, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। जी नहीं, मैं कुछ बता रहा था। देखो, मुख्यमंत्री, पहले इनका विवाद हुआ रेलवे के साथ, और रेलवे और इनकी टसल हो गई, जिसमें पर्यावरण से जुड़े हुए भी नहीं, पर्यावरण तो है ही। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा एक जगह और भी मैं आपको रुकूंगा, आप ही के पास आऊंगा। हमारे साथ एक और, चूंकि इसके भुक्तभोगी रहे, उनकी अपनी दुकानें और कई चीजें उनकी भी इस रास्ते में आई थी, और किस तरह की परेशानियां उनके साथ आई थी। हालांकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के से जुड़े हुए, उन्होंने चुनाव भी लड़ा कांग्रेस का, उसकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी हैं। प्रभाकर जावकर साहब हमारे जुड़े हैं। प्रभाकर जावकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार प्रभाकर जी, चूंकि आप इसके भुक्तभोगी रहे हैं, आपकी अपनी दुकानें भी इस पूरे मेट्रो रेल परियोजना में गई हैं, आपने इन परेशानियों को देखा है, अड़चने देखी हैं। आपको जब पुनर्वसन की बात आई थी, आपको लोगों को शिफ्टिंग की बात आई थी, कई तरह से आपने देखा है। क्या क्या वो परेशानियां थी और क्या उम्मीदें लेकर आप लोगों ने अपनी चीज़ों को तुड़वाया था, सरेंडर किया था और सरकार के पास गिड़गिड़ाए थे कि किसी तरह से हमें शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन आप लोग यहाँ पर मेट्रो रेल को बनाए, लेकिन हम लोगों को भी योग्य जगह पर दें। वो अड़चने क्या थी और कहाँ पाते हैं इतने वर्षों के बाद आप? इतने वर्षों के बाद सलमान जी, अब ये जो मेट्रो का जो काम चल रहा है, जैसे अनिल जी ने बताया जी, जो काम जो चल रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि विनाश से विकास हो रहा है। जिन लोगों को मेट्रो 1 में जब 2007 में जब रिहेबिलिटेशन का काम चालू किया था जी, और वहां पर जो पुनर्वसित जो लोग हुए थे अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड के, जो लिंक रोड से लेके असल्फा तक के जी, उन लोग आज जो भांडुप में जो वहाँ पर इनको मॉल में जो दुकानें दी गई है जी, अगर एमएमआरडी के अधिकारी और जो भी कंसर्न अधिकारी वो अगर देखेंगे तो उस मॉल की लाइट कट गई है, वहाँ पे लिफ्ट नहीं है और वहाँ की 90% से ज्यादा दुकानें बंद है। तो इस तरीके का मैसेज जब ये पुनर्वसन योजना 2 और 3 का जो मेट्रो आ रहा है, तो ये जो मैसेज जो पहले मेट्रो 1 से जो जाएगा, वो मैसेज देखने के बाद लोग खुद होके इसके अंदर अपनी दुकानें जो हम लोगों ने दी थी वैसा देने के लिए उत्साहित नहीं होंगे। लोगों ने, सरकार ने और एमएमआरडीए ने, मेट्रो ने इन लोगों को अच्छी तरीके से पुनर्वास देना चाहिए था, लेकिन आज वहाँ के जो लोग हैं वो पछता रहे। और आज हम लोग रोड पर देख रहे हैं कि जहाँ पर थे वहीं पर है। और मेट्रो 1 के अंदर साकीनाका से लेके पिछले असल्फा, अभी पिछले महीने में मानिकलाल के अंदर एक डंपर वो जो स्लोप बनाया है जी, उसके ऊपर जाके एक दुर्घटना घटी थी जिसके अंदर एक टेम्पो गया था जी, और इस तरीके से काम चालू है जिसके ऊपर कोई भी निगरानी या जो अंकुश रखना चाहिए सरकार का, जी, वो अंकुश ही रिलायंस कंपनी पर नहीं है।
जी, रिलायंस कंपनी में देखिए, अंकुश नहीं है, पिछले साल बरसात में सरकार में इन लोगों शामिल। मोनी साहब, आप गौर से सुनिएगा। हम जिस विषय पर थे, एक नया विषय प्रभाकर जावकर जी ने हमें दे दिया। हम मेट्रो रेल परियोजना की चर्चा पर थे। एक उन्होंने, देखिए, एक भुक्तभोगी है, सरकार में शामिल है, जिस दल को ये प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं, ये प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में इनकी दुकानें भी गई। एक बहुत ही चुभती हुई पंक्ति इन्होंने कही है कि विनाश से विकास चाहते हैं ये लोग। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, जिन लोगों को पुनर्वसित किया गया वो भी संतुष्ट नहीं है और हम जहां थे वहीं हैं, उससे भी बदतर हालत में है। नहीं, आप अगर देखेंगे तो पुनर्वसित किए हुए जो MMRD के मॉल है उसमें आज लाइट ही नहीं है, उसकी लाइट कट गई है। जी मोनी साहब, HGIL बिल्डर ने जो मॉल बनाकर MMRD को हैंड ओवर किया जी, उस मॉल में जो लाइट थी, पानी का कनेक्शन था, सब कट गया और वहां पर की दुकानें सब बंद है। आज वहाँ पे जो उत्साहित लोग हुए थे वो अपने अपने जगह पे और कई रोजगार ढूंढ रहे हैं। जी प्रभाकर जी, आप हमारे साथ कृपया फोन लाइन पर बने रहे। हम थोड़ी देर आपके साथ और भी चर्चा करेंगे। मोनी साहब, आप सुन रहे हैं, एक नई चीज प्रभाकर जी ले आए, नया एंगल ले आए इस पूरी चर्चा में। सलमान भाई, आपके लिए नया एंगल है। मैं प्रभाकर जी की वेदना समझ सकता हूँ जी। मुंबई करो की वेदना है। हमने जब भी शुरू में प्लानिंग किया था और गए थे हम मेट्रो मार्च करके, तो हमें यह साफ साफ दिख रहा था कि ये पुनर्वसन का जो फार्मूला है MMRD का, कि आपको अगर आधे से कम जमीन है तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, अगर आधे से ज्यादा है तो जितना है उसका आधा मिलेगा या कम मिलेगा, वो फार्मूला ही गलत था। और वो फार्मूला गलत होने के कारण बहुत लोगों ने वहां पे बहुत कुछ सफर किया है। उसके बावजूद भी मैं प्रभाकर जी की वेदना बिल्कुल समझ सकता हूँ जी। इसको दलगत राजनीति से आप मत जोड़िए। बिल्कुल मैं बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ, चाहे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि हो, मैं स्वयं कुछ बीजेपी से जुड़ा हुआ था जी। और मैंने भी बीजेपी का काम देखा है, कांग्रेस का काम देखा है। इसको दलगत राजनीति से नहीं देखना चाहिए। देखो, मुंबई शहर को अगर अपने को ठीक ढंग से बनाना है, सुचारू रूप से चलाना है, अगर कोई सरकार सपना लेती है कि इसको बहुत हम आधुनिक तरीके से चलाएंगे, उसमें कोई गलती नहीं है। जी, आधुनिक बनाना चाहती है, चलाना चाहती है, कोई गलती नहीं है। लेकिन जिस ढंग से बन रहा है उसको भी तो सोचना चाहिए। अब आप मेट्रो 3 पे जा रहे हैं। मेट्रो 3, बिल्कुल विषय यही था कि अभी 2 हुआ नहीं, 1 पर 7 डेडलाइन क्रॉस कर चुके आप, तीसरी परियोजना पे जा रहे हैं। सरकारी बाबुओं का ये रवैया है कि वो ठीक तरीके से जवाब नहीं देते, फोन तक नहीं लेना चाहते। RTI के लोगों को जवाब देने में भी कोताही होती है। अनिल जी उस पर बात करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं कमलेश जी, ये अगर इस तरह के रवैये के साथ में अगर सरकारी अधिकारी रहते हो, इस तरह का रवैया उस कंपनी का हो जिसने पूरे काम को लिया हुआ हो, तो कैसे जो उम्मीदों के साथ में लोगों ने अपने मकानात छोड़े होंगे, दुकानें छोड़ी होंगी, तोड़ी होंगी, एक दर्द प्रभाकर जावकर जी के माध्यम से हम तक पहुंचा। इस विषय पर जरूर हम बेहतर तरीके से इस पर एक शो भी हम कोशिश करेंगे कि प्रभाकर जावकर जी और अन्य लोग इस विषय पर आए और अपनी बातें रखें। कमलेश जी, कैसे क्या हो और आप लोग अपनी तरफ से इसमें क्या पहल कर सकते हैं? जो अधिकारी इस तरह के अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, मैं तो कल ही आपके इस बात पे एक पत्र लिखूंगा CM साहब को कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाए। इनको लाखों रुपया वेतन दिया जाता है इसलिए कि जनहित का काम करें। अगर जन भावनाओं को समझ के एक बिना कोई पगार लिए, बिना कुछ तनख्वाह लिए एक RTI एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर और लोक प्रतिनिधि काम करते हैं, तो जिन अधिकारियों को लाखों रुपया महानगर अपना सरकार के तरफ से तनख्वाह दी जाती है, उनकी जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा बनती है कि वो जनहित में काम करें। लेकिन वो आपके यहाँ से फ़ोन जा रहा है और फ़ोन का जवाब नहीं देना चाहते हैं, वो इस पर काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसे जो गंडे के चमड़े वाले अधिकारी हैं, इनको पहले उठा के कहीं ना कहीं, जो भ्रष्ट अधिकारी इस टाइप के लोग हैं, इनको उठा के कहीं ना कहीं ऐसी जगह डालना चाहिए जहां जाके गढ़चिरौली जैसी जगह पे काम करें। दिलीप कवटकर साहब को जरूर इस विषय पर जवाब तो देना। यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव अधिकारी लाए जाएं जो जन समस्याओं को अपने परिवार की समस्या समझ के, मुंबई शहर की समस्याओं को अपना घर की समस्या समझ के लोगों के हित में काम करें। तब सरकार की मंशा जो है कि लोगों को ज्यादा
ज़्यादा हम लोगों को सुविधा दें, और अधिकारियों की वजह से इतने दिन तक और इस रिलायंस जैसी कंपनी की वजह से इतने दिन जो काम पेंडिंग रह जाता है, उसमें किस कंपनी को काम दिया? जैसे L&T का काम फास्ट मुझे लगा, एयरपोर्ट के एरिया में अभी उनका एक ब्रिज बना, वो बिना नीचे किसी अड़चन के ऊपर ब्रिज बनाए। इस टाइप की जो अच्छी कंपनियां, उनको काम दे के और इन कामों को और गति देना चाहिए। और फेज थर्ड जो बनाने की आप बात कर रहे हैं, उसमें लोगों का घर वगैरह नहीं जा रहा है, कम जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री साहब इस पे और भारत सरकार इस पे सोच के फंड दे रही है, तो अगर आज नहीं चालू करेंगे 5 साल के बाद करेंगे तो और उसकी लागत भी बढ़ेगी और सुविधाएं भी बेहतर। मुंबई शहर एक आर्थिक राजधानी होने के नाते कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो चाह रहे हैं कि मुंबई में वो सारी सुविधाएं दी जाए कि जो हमारे यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान विदेशों में भाग रहे हैं और उद्योगपति जो मुंबई को छोड़ के या इंडिया को छोड़ के दूसरे देश में जाके कंपनी लगा रहे हैं, वो यही रहे। हमारा जो नौजवान लड़का हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमारे देश में प्रतिभाशाली कंपनियों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की भी कमी नहीं है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी कंपनियों की भी कमी नहीं है, हमारे यहाँ अंकुश नहीं है। अंकुश लगाने की बात होनी चाहिए, और अंकुश लगाने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकारें किस तरह से बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, इस विषय पर भी हम लगातार बातें करते रहते हैं। चलते चलते अनिल जी हमारे साथ, प्रभाकर जी है, प्रभाकर जी से भी बात करेंगे। ये बताएं कि अब हो क्या? चैलेंजेस तो इतने हैं, एक जो जिस एंगल पर प्रभाकर जी ने कहा है, इस पर क्या हो? ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो योजना है तो पूरी तरह फेल हो चुकी है। जो तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे कमलनाथ, उन्होंने भी कहा था कि सेकेंड और थर्ड मेट्रो हम सरकार स्वयं करेगी। तो आज मुख्यमंत्री जी को केंद्र सरकार ने जो सोच रखी थी उस सोच पर चलना चाहिए। सेकेंड और थर्ड सरकार को खुद करना चाहिए, और फर्स्ट मेट्रो कहाँ अटकी है, उसमें क्या क्या उसमें दिक्कतें हैं, उसे दूर कर दिसंबर 2013 या मार्च 2014 तक इसे मेट्रो को मुंबई शहर में दौड़ाना चाहिए। जी, जो अब डेडलाइन दी है, लोगों की उम्मीदें पृथ्वीराज चौहान से कुछ ज़्यादा ही होती हैं। कुछ अलग मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें पेश भी किया गया और कुछ अलग तरीके का करने की कोशिश भी वो करते नजर आते हैं, लेकिन राजनीति तो खैर राजनीति है, इस पर अलग तरीके से हम बात करेंगे फिर किसी दिन। लेकिन प्रभाकर जी, आप मोने साहब भी आपकी बात से सहमत है, आपकी बातों के दर्द को कमलेश जी ने भी महसूस किया, क्योंकि समझते हैं अधिकारी किस तरह की बातें करते हैं। अनिल जी की भी यही मंशा है। जिस तरह की परेशानियां आती हैं, इस तरह की परेशानियों को इससे निजात पाने के लिए आपकी क्या कोशिश होगी? और हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हमारे तीनों अतिथियों से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा मानिए कि हम भी कांग्रेस पार्टी का काम करते हैं, लेकिन वहाँ के जो मोने साहब ने एक अच्छी बात कही, इस मामले को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना होगा। दलगत राजनीति से वहाँ के जो लोग हैं, आप अगर आपकी टीम और जो MMRD के कौटनकर जी है जी, वो अगर आते हैं तो उनको अगर एक विजिट करते हैं कि जिनको पुनर्वास किया गया उन लोगों की अभी की पोजीशन क्या है, उनकी स्थिति जो उन्होंने उनकी दुकानों का जो भंगार था ना, जो दुकानों का सील था जी, वो अगर बेच देंगे तो आज उस दुकानों की कीमत वो नहीं है। प्रभाकर जी, शायद उन्हें लगता होगा हमने आपको पुनर्वसित कर दिया, हमने आपको भेज दिया, हम मुक्ति पाए, अब आप देखें, आप झेलें, आप भोगे। ना पानी है ना लाइट है जी। और उसके बाद ये मेट्रो पुनर्वसन में अनिल गलगली जी को पता होगा, पिछले साल भी वो पानी का जो डाइवर्शन उन्होंने दिया है, बीच में जो डिवाइडर डाला है, उसके बीच में अनिल जी उस समय वहाँ आए थे, उनको पता है कि उस समय भी एक इंसान की मौत हमारे तिलक नगर के गेट पे हुई थी मेट्रो की वजह से। जी जी। उसके बाद असलफा में जो उन्होंने बताया कि 6 से 7 मतलब ये मेट्रो ने अभी तक अगर आप सर्वे करेंगे तो प्रभाकर जी 7 इस पूरे मेट्रो के 5 जाने ले लिए, 7 जान जा चुकी है अब तक। ने 5 से 6 लोगों की अब तक मेट्रो में तो जान चली गई है। 7 मौतें हुई हैं, 7 मौतें हुई है, और उसका नेग्लिजेंट ये रिलायंस वन है। अगर यही काम अगर गवर्नमेंट करती, अपने सरकारी उससे होता, निगरानी में होता, तो उसके ऊपर एक वचक होता, एक अंकुश। जिस MMRDA का मुखिया मुख्यमंत्री हो इस प्रदेश का, वहां पर अगर ऐसी स्थिति हो तो ये बहुत ही शोचनीय स्थिति है। मोने साहब क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आप प्रभाकर जी सही कह रहे हैं। देखो, सरकार ने ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये PPP का जो मॉडल है वो मॉडल मुंबई के लिए तो फेल हो गया है, उसमें कोई
दो राय नहीं है कि वो फेल है कि नहीं। जी। देखो ये प्रोजेक्ट आरटीआई के अंदर भी नहीं आते। अनिल जी की तकलीफ भी मैं समझता हूँ जी जी कि जी, वो मोने बिल्कुल मोने आते साहब, नहीं है उसके मोने अंदर। साहब काफी कुछ हम लोग बातें कर चुके हैं, जी। क्योंकि समय अभाव के कारण हम कुछ बातें नहीं कर पा रहे जी। हैं। इस विषय को जरूर हम एक बार फिर जरूर उम्मीद करते हैं कि आप ही लोगों के साथ या आप जैसे किसी कुछ अन्य अतिथियों के साथ जो इस मामले में दखल रखते हो, हम जरूर बातें करने की कोशिश करेंगे। कमलेश जी आप हमारे साथ आए, अनिल जी आपका, प्रभाकर जी आप भी टेलीफोन लाइन से हमारे साथ जुड़े रहे। जरूर आपके विषय को भी हम अपने चैनल के माध्यम से जरूर जनता तक ले जाएंगे। आपका भी है और मोने साहब आपका भी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेट्रो रेल परियोजना के माध्यम से हमने कोशिश की थी कि जो 2 प्रोजेक्ट अभी तक हुए नहीं है, तीसरी परियोजना की तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है, इसमें आने वाली अड़चनें, इसके आने वाले परिणाम और जो परिणाम हो चुके हैं, हमने क्या खोया क्या पाया, इस पूरे मसले पर हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें अधिकारियों के अड़ियल रवैये की तरफ भी हमने आपका ध्यान आकर्षित करवाया। इस तरह के अगर अधिकारी होंगे तो सरकारी परियोजनाओं का क्या हश्र होगा, ये आपके सामने है। मुद्दे की बात फिलहाल आज के लिए इतना ही। सलमान को, मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़।